नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा को लेकर लेवल सेकंड के साथियों के लिए स्पेशल सामाजिक अध्ययन के लिए हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे। आज हम क्लास नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम जो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं हैं या स्रोत है कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, अन्य जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने भारतीय संविधान निर्माण की टॉप 50 प्रश्नों की बात कर ली है। तो हम इन लगभग 4-5 टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से बिल्कुल निचोड़ निकाल कर तैयार करेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारा ना छूटे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रीट मेंस 2026 के लिए स्पेशल सामाजिक अध्ययन की एसएसटी के जो साथी तैयारी करें उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो 60 प्रश्न आने वाले आपके एसएसटी सब्जेक्ट के, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन, शिक्षण विधियाँ और प्लस एनसीईआरटी के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने सारे के सारे टेस्ट अपलोड कर दिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रत्येक टेस्ट में लगभग 100, 75, 50 क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर है जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर ले और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। मात्र 50 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। बात करते हैं आज के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। इसमें हमें प्रमुख समितियां हैं उनके अध्यक्ष पूछे गए हैं कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। सबसे पहला है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। सामने हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जो हमें आता है वही जैसे मिलान करें। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें प्रारूप समिति का आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है, प्रारूप समिति के क्या है, अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया गया था। फिर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और अंतरिम सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपने 4321, 4321 इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख समितियों के बारे में बताता हूं कि कौन कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे और यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतियों की बात आ जाए तो प्रांत आते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर इनकी कुछ उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी, उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति के गोपीनाथ बोरदोलई। ठीक है। इसमें आपको एक तो संघीय समिति की याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा प्रांतीय संविधान का अच्छी तरीके से याद करना है। फिर यहाँ पे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यहाँ पे प्रारूप समिति एक आपको याद रखनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर यहाँ पे और प्रमुख समितियों की बात करें, जैसे कार्य संचालन समिति के के एम मुंशी, ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जीवी मावलंकर थे। सदन समिति के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया। ठीक है। सदन यानी हाउस समिति की बात करें, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त व स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है क्रीडेंशियल यानी प्रत्यायक समिति के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी एस वरदाचार्य। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति थी हाउस कमेटी, यानी जो मैंने अभी बात की थी, कल हमने प्रश्न की भी बात की थी, तो बी पटाभी सीतारमैया। संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधान समिति के नलिनी रंजन सरकार, भाषाई प्रांत समिति के एस के डर, प्रेस दीर्घा समिति के उषानाथ सेन, नागरिक पद तदर्थ समिति के एस वरदाचार्य, और प्रारूप संविधान की जांच हेतु विशेष समिति बिठाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीजें मेन आपको याद रखनी है। इसमें मेन मैं बात करूं तो एक तो संघीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा यहाँ पे ये तीनों प्रक्रिया, संचालन और प्रारूप, उसके बाद में कार्य संचालन। ठीक है।
और उसके बाद में लगभग ये ज़्यादा तो आपको इतना याद रखना है, एक सदन समिति यानी हाउस कमेटी के, ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये प्रश्न बार बार आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, बाकी ने भाग लिया था, लेकिन हैदराबाद ऐसी रियासत थी देशी जिसने क्या किया, संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा की संरचना। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिशन की प्रस्तावना योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित सदस्य 292, 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, ये 292 थे। चीफ कमिश्नर प्रांतों से निर्वाचित से 4, जिसमें से दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा 1, कोहिमा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रिटिश बलूचिस्तान ये थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 93, रियासतों द्वारा नामित थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्वाचित मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया था? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जब संविधान सभा का निर्वाचन मंडल हुआ था उसमें किन किन वर्गों को बांटा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें मुस्लिम और सिख और सामान्य साधारण आ जाएंगे। ये तीनों आपको याद रखें। देखिए, निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से नहीं बल्कि 1937 की प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ था। निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार। सीटें जनसंख्या के आधार पर, यानी हर 10 लाख पर एक सीट। ब्रिटिश भारत की 292 सीटें 3 वर्गों में, 210 सामान्य, 78 मुस्लिम और 4 सिख। चीफ कमिश्नर प्रांतों यानी 4 सीट पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। तो ये मुस्लिम, सिख और साधारण याद करने तीनों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। अभी हमने बात की थी ऊपर, कितनी संख्या? तो 389। कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 389। ठीक है, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की संरचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो थे, कौन सा दल था? स्वराज दल। किसने मांग की थी भी? स्वराज दल के द्वारा। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एंग्लो इंडियन जो समुदाय था इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था फ्रैंक एंथोनी ने। फ्रैंक एंथोनी के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया। फिर है कि संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? और यह प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, तो किसने किया था? अजमेर मेरवाड़ा से वो थे मुकुट बिहारी लाल माथुर। मुकुट बिहारी लाल माथुर। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसमें दोनों संघीय व एकात्मक व्यवस्था की विशेषता शामिल की गई थी। ये याद रखना है, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद, न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? संवैधानिक परिषद ये नहीं है, संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनी विधानमंडल है और न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति है भी। फिर है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ली गई है? ये प्रमुख स्रोत हैं जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान के निर्माण में, बहुत इनकी महत्वपूर्ण रही है, भूमिका रही है। तो इनके स्वरूप से हमारे संविधान का स्वरूप तैयार किया गया है कि कहाँ से कौन सा स्वरूप लिया गया। इसमें हम बात करें कि इसमें एक तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया, ठीक है, अमेरिका से संविधान के लिए। दूसरा हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और तीसरा हम चौथा बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 3 लिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर है 1, 3 और 4, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ये याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना लिखने का विचार यूएसए से लिया गया है। वी द पीपल से प्रेरित होकर भारत में हम भारत के लोग जुड़े। तो ये देखो अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल यानी हम भारत के लोग, ये हमने हिंदी में लिखा है, इसको जोड़ा है, ये याद रखना है। फिर राष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान जैसे निर्वाचन तरीका, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, महाभियोग,
उपराष्ट्रपति पद लिया है। ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान जैसे हटाने की प्रक्रिया, ये याद रख लेना, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जाता है बहुत बार। न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अधिकार और संरक्षण जैसे मौलिक अधिकार, और दोनों याद रखना, विधि का समान संरक्षण, दोनों याद रखना है, मौलिक अधिकार और विधि का समान संरक्षण, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अन्य प्रावधान की बात करें जैसे संविधान संशोधन में राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित और समुदाय विकास कार्यक्रम, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शब्द लिए गए हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, 1% पक्का आएगा। फिर है कि 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास में था? वित्त विभाग है किसके पास था? तो ये थे लियाकत अली खान जी के पास में। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खान। फिर है कि विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया गया था, ये याद रखना है आपको, ए नंबर। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो ये रही भाई 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के प्रश्न है। इसने पूछा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से लेकर भारत की संविधान सभा कितने समय तक रही? अस्तित्व में रही। अस्तित्व में रही वो तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन के अंदर। लेकिन हम बात करें संविधान निर्माण की, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने दिन चली, ये आपसे पूछे कितने दिन चली, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर है 1 नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण में कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम अस्तित्व की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक की बात है ये। ठीक है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मकता संविधान है। ये कथन किसका है? ये सारे कथन आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके एग्जाम में टपक जाए। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जहाँ पे केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। भारतीय संविधान के प्रावधान है और विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन अभी हमने बात की। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत और अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है? तो ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन हमने पढ़ा है, तो इसको मिलान करते हैं। ए का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का सी हो जाएगा। जो आपको पहले आता है उसका मिलान कीजिए, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। दूसरा हम बात करें विधि का निर्माण, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा बी और 2 का हो जाएगा सी। उसके बाद में स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है फ्रांस से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे सभी की। फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त की गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ सीधा है कनाडा से। ठीक है, ये इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा BCAD, BCAD यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन से जो प्रावधान लिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। फिर जो कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ली गई है, कैबिनेट सिस्टम। द्विसदनीय विधानमंडल, ये याद रखना भाई, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता पूछी जाती है, ब्रिटेन से। विधि का शासन अभी हमने बात की, ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति का अभिभाषण है, यहाँ पे ये शब्द बस थोड़े याद रखने हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन वो अमेरिका से लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष समानता, उच्च न्यायालय का रिट जारी करना का अधिकार,
बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत और विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। फिर कनाडा से बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम यानी शक्तिशाली केंद्र के साथ, ये कनाडा से। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति वितरण, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ये मोस्ट कर लेना भी, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहना, ये भी देखो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की व्यवस्था कनाडा से ली गई है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की संरचना का स्वरूप देखो कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता, एडवाइजरी जस्टिस, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। फिर फ्रांस से, ये इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक फॉर्म द गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे उद्देशिका प्रस्तावना की, जहां से 2 प्रश्न पक्के आएंगे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द किससे लिए गए हैं? फ्रांस देश से लिए गए हैं भी। कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये प्रश्न पक्का आता है। तो 29 अगस्त 1947, याद रख लेना डेट, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 27 अगस्त, 26 अगस्त ऐसे भी मिलेंगे। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये देखिए, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन देखिए, 29 अगस्त 1947 को, कुल सदस्य 7, अध्यक्ष सहित। इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, निर्वाचित थे, इसलिए इन्हें संविधान का मुख्य शिल्पी भी कहा जाता है। फिर इसमें मूल 7 सदस्य 29 अगस्त 1947 को कौन कौन थे? ये सदस्य पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे, अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह निर्वाचित थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर निर्वाचित थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर निर्वाचित थे। डॉक्टर के एम मुंशी निर्वाचित थे। BL मित्र निर्दलीय और DP खेतान निर्दलीय। अब ये 2 व्यक्ति हैं, इनके स्थान पर परिवर्तन भी किए गए थे। क्यों किए गए थे वो देखिए। जैसे BL मित्र के स्थान पर इनका क्या हो गया? स्वास्थ्य कारणों के कारण इनका इस्तीफा दे दिया गया। इनकी जगह कौन आए? N माधव। अब ये भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। N माधव राव मूल सदस्य नहीं थे, बाद में शामिल हुए थे, ठीक है। फिर DP खेतान के स्थान पर आए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी भी 1948 में, ठीक है। इनकी जगह TT कृष्णामाचारी नियुक्त किए गए थे, ये भी मूल सदस्य नहीं थे, बाद में शामिल किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से एक प्रश्न पक्का बनेगा यहां से। अब बात करते हैं आगे प्रश्न की। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो ये फैजपुर का अधिवेशन था। ये कब का? सर्वप्रथम 1936 में। तो पूछा क्या जा रहा है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में की थी? वार्षिक अधिवेशन था फैजपुर का, वहां पे। ये याद रखना आपको पॉइंट। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कुछ कथन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। यह प्रश्न बार बार आता है और ये NCERT बुक में दिया हुआ है। और ये हुए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से। निर्वाचित कहाँ से हुए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है, याद रखना है। संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जो कि हमारे संविधान में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी और एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। उपनाम है बाबा साहब। 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेशे से वो प्रसिद्ध विधिवेता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रहे हैं, ये याद रख लेना भाई। विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, पारित न होने पर त्याग पत्र दे दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक, पिता,
या आधुनिक मन्नू के उपनाम से भी जाना जाता है। 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की थी। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भी किया। संविधान सभा में पहले पूर्वी बंगाल यानी जेसूर कुलना से चुने गए। स्वतंत्र भारत के बाद मुंबई प्रांत की पूना सीट से चुने गए। सीट एमआर जयंकर ने खाली की थी। संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी थी। 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है और हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। तो क्या हो जाएगा? न्यायिक व्यवस्था भारतीय संविधान की हमारी क्या है? मूल संरचना है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र न्यायपालिका से, पथ निरपेक्षता से, संप्रभु राज्य से, द्विसदनात्मक से। तो ये जुड़ा हुआ है संप्रभु राज्य से जुड़ा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये स्रोत हैं जहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हम सभी स्रोत की चर्चा कर लेंगे। इसमें अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। अर्ध संघात्मक सरकार जो व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई है, इसका जवाब गलत हो जाएगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई थी, हमने बात की। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये मोस्ट कर लेना। न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब देखिए भी, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का स्रोत लिया गया आयरलैंड से। फिर है राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं उसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 का विचार भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 आयरलैंड से। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना। अब ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये पॉइंट है किसमें? उद्देशिका में। ये रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क का स्रोत ये कहां से? रूस से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जैसे एकल संक्रमणीय मत पर आधारित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यह भी मोस्ट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या लिया गया है? समवर्ती सूची अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 का विचार लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो संसद है अनुच्छेद 108 का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आधारित है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, उद्देशिका की भाषा वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी याद रख लेना। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम एक बारी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? ऐसे प्रश्न आते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, मैंने पहले बता चुका हूं अच्छे तरीके से। फिर है कि BL मित्तर की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? अब देखो आ गया ना, BL मित्तर के स्थान पर N माधव राव को। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, ये याद रखना। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने भी? 12 अधिवेशन हुए थे। देखो ये रहा, ये 12 अधिवेशन है टोटल। प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 से 23 दिसंबर, यानी प्रथम बैठक हुई थी 9 से 23 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जिसे प्रारंभिक कार्यवाही कहते हैं। और द्वितीय सत्र चला था 20 से 25 जनवरी। कार्य संचालन की शुरुआत तृतीय सत्र 29 अप्रैल से 2 मई। समिति गठन की गतिविधियां, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, इसमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था चौथे सत्र में, ये पूछा जाता है। 5वां
14 से 30 अगस्त स्वतंत्रता बाद का महत्वपूर्ण चर्चा है ये, ठीक है, 1947। छठा सत्र, फिर 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल सदस्य स्वीकृत, कल हमने प्रश्न की बात की थी ना, वो 8वां सत्र है ये। संविधान का प्रथम वाचन कब? ये 7वें के अंदर। फिर है संविधान का दूसरा वाचन 9वें में। संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रस्ताव 10वें सत्र में रखा गया। संविधान का तृतीय वाचन 11वें के अंदर, और अंतिम और राष्ट्रपति चुनाव किसमें हुए? 12वें सत्र के अंदर, 24 जनवरी 1950 को। ये 12 सत्र हुए थे जो आपको याद रखने अभी। कौन सी प्रजातंत्र की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक प्रजातंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल है, तानाशाही है, नहीं हो सकता। विधि द्वारा शासन बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा था? ये कहा था भी इंदिरा गांधी ने भी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? कि इकहरी नागरिकता है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। उपयुक्त सारे कथन, ये होता है एकात्मक व्यवस्था भी हमारे संविधान में है। जो भारतीय संविधान से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक है, यह कथन किसने कहा? भारतीय संविधान संघात्मक तथा आत्मा से एकात्मक है, ये कथन किसका है? ये कथन है पीटी चाको। पीटी चाको का कथन है ये। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न सही बताना है। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिका व्यवस्था और संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल सही है ये। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से? अमेरिका की व्यवस्था है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश सिद्धांत की बीच रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। यह भी बिल्कुल कथन सही है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करती है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे संविधान से संबंधित। तो 1, 2 और 3 ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्या बिल्कुल सही है? सही है। दोहरी नागरिकता है, ये गलत है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बिल्कुल है, सभी को मत देने का अधिकार है। ये दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे है इकहरी नागरिकता। ये बी नंबर आंसर गलत हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है, हमें बताना है इनमें से। केंद्र की आपातकालीन शक्ति, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र संसद के साथ राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्तियां। तो ये सारे हो जाएंगे भी, क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में संघीय शब्द है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द है, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है। अब इसका आंसर देना आपको भी, जो संघीय शब्द है वो कहाँ पे? तो वो कहीं भी उपयुक्त नहीं हुआ है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1919 का एक्ट, आप कल हमने बात की थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? बाकी हम बात करेंगे जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे, उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम बारीकी से बनाएंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो इसका मतलब है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, फिक्स धर्म नहीं है। किस संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है? वकीलों का
स्वर्ग कहा गया है तो भारतीय संविधान को कहा गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। यह कथन है, यह कथन है किसका है अभी? यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भी? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर आंसर हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष। भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे है। यह कथन किसका है भी? यह कथन किसका है? यह है आइवर जेनिंग्स का कथन है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे है। बिल्कुल है भी, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1913 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? और ये मोस्ट है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वो कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। एक नंबर आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे भी? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। डी नंबर आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है के.वी. राव का। किसका भी? के.वी. राव का। इसने कहा कि हम प्रथम श्रेणी के संविधान में तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है नाना पालकीवाला का कि प्रथम श्रेणी के संविधान में हम तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान क्या है? हम संविधान पढ़ रहे हैं तो यह भी हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। राज्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है। क्या है? संविधान है। ये पॉइंट बड़ा गजब का है और प्रश्न आ भी सकता है। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन को पहचानना है। सत्य कथन को पहचानना है। इसमें से प्रतिनिधि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 वर्गों से चुने गए थे। सही कथन बताना है इसमें। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। और संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी। अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के 8 सदस्य से मिलकर बनी। तो यहाँ पे तो सीधा है कि 7 सदस्य थे, टोटल ही 7 सदस्य थे। ये तो होगा नहीं। इसने पूछा है कि सत्य कथन, तो सत्य कथन आपको पता है कि संविधान की कुल सदस्य संख्या में 389 थी। ये बिल्कुल सत्य। और इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने सामान्य मुस्लिम और सिख 3 ही 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो में हमने बात की, ठीक है। और सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और त्रास में बना है? ये कथन किस? ये कथन है पॉल प्रोस का, ठीक है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। बिल्कुल सही है। इसकी बैठक 146 दिन की हुई। में हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा। 146 दिन की बैठक लगभग हम बात करें 165 दिन थे, ठीक है। लगभग 165 दिन। इसका आंसर होगा केवल एक सही है। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कथन कहा था कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस और एवं इतना स्थायी है, स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। ये कथन किसका है? बड़े कुछ लगभग 7-8 कथन हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाए। तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से शामिल कर बनी है। तो इसमें हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों के 292, जिसमें 11 प्रांत थे, चीफ कमिश्नर के 4 क्षेत्र थे और देशी रियासतों के 93 सदस्यों से मिलकर बना था ये, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। चलायमान
राष्ट्र के रूप में कहा था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अल्पतंत्र के रूप में थी? तो ये कथन किसका है? ये था ग्रेनविल ऑस्टिन का। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो मेन भूमिका अपने भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय, देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी थे ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है ये। लेकिन निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? ये लगभग मैंने सारे निचोड़ क्वेश्चन के निकाल दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया और विशेषता से रीट के अंदर क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, तो लगभग मैंने प्रश्न जो है आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न करा दिए हैं और 100 से ज़्यादा प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टॉपिक है भारत की संविधान की प्रक्रिया से संबंधित जितने प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर और जो बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनको करें और ऐप के अंदर टेस्ट है उनको भी निकालें ताकि आप अच्छी तरीके से कर पाएँ इनको। अब देखिए, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की वार्षिक करंट अफेयर्स मिल जाएगी। CET जो साथी 12वीं लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी से जुड़ जाइए। कम से कम 10 से 15 प्रश्न करंट के आएंगे और 10 से 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SI में भी लगभग 10 प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा इसके अंदर मात्र 50 रुपये में। दिल्ली पुलिस के साथियों के लिए रीट मेंस, SST और कर्मचारी चयन और भी अन्य टेस्ट सीरीज वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की। अगले टॉपिक होगा हमारा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या परीक्षा में पूछे गए हैं उनको निकाल कर और रीट में पूछे गए हैं उनको निकाल कर परी के अंदर, और जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन बनाकर मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। स्पेशल SST के साथियों के लिए मैं ये मुहिम स्टार्ट कर रखी है ताकि आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को हल कर पाएँ, क्योंकि आपने थ्योरिकल टाइप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो। अब आपको जितने भी क्वेश्चन निकालने का टाइम मिलता है आप क्वेश्चन निकालिए, बस पढ़िए आप, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और कौन सा बाकी रह गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।